चलो जी, तो वी आर स्टार्टिंग गवर्नमेंट बजट। तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बजट के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था बजट होता क्या है। बजट में हम बात करते हैं एस्टिमेटेड खर्चों की और एस्टिमेटेड इनकम। भाई कहां कहां से हमारे पास पैसा आने वाला है और कहां कहां हम उसे खर्चेंगे। हमने कहा था अगर एक फैमिली बजट की बात करते हैं तो हम वहां पर ये बात करते हैं कि भाई लेट से मम्मा है पापा हैं, वो देखते हैं उन्हें इनकम कितनी जनरेट होगी, फिर वो उस इनकम को देखते हैं भाई इतना बच्चों की पढ़ाई पे फीस पे खर्चा होना है, इतना लेट से अगर कोई रेंट पे रहता है तो रेंट पे जाना है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा लगभग गर्मियों में इतना आता है तो उसका इतना आएगा। तो लाइक वाइज ऑन और भी खर्च होते हैं, ग्रोसरी का इतना, फिर कहीं मूवी पे जाना है उसका लगभग निकाला, फिर कोई थोड़ा बहुत खर्चा कभी मेडिकल एक्सपेंसेस पे भी हो जाता है, थोड़ा उसका निकाला। तो लगभग लगभग एक अपना बजट बनाकर चलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? तो वो जो बजट बनता है वो इसी हिसाब से बनता है भाई कितनी इनकम। अब आप एक खुद सोचो, हम बात करते हैं भाई बजट में शादी में, ब्याह में, वेडिंग में या किसी ऑर्गेनाइज फंक्शन में, तो हम कितना स्पेंड करना चाहते हैं उस चीज पर डिपेंड करता है हमारा जो स्केल है फंक्शन का वो किस पे जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? तो आप देखो जब आप जाते हो किसी बैंक्वेट में, कि अभी कोई गया हो आप में से कहीं बुकिंग पे या कुछ फूड टेस्टिंग पे या कभी बुकिंग पे, तो जनरली वो आपसे पूछते हैं कि आपकी जो गैदरिंग है वो कितनी है। वहां ये नहीं कहा जाता बजट क्या है, क्योंकि बजट तो वो डिसाइड करेंगे आपकी गैदरिंग के अकॉर्डिंग। आपसे कहते हैं आपकी गैदरिंग कितनी है और वो गैदरिंग कहते हैं हाँ जी 250। और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताते हैं कि भाई इस गैदरिंग में हमारे पास ये हॉल अवेलेबल है, हम आपको ये हॉल प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके चार्जेस ये। ठीक है? तो वहां पर फिर आप देखते हो भाई मेरा बजट तो इतना है और मेरे बजट में चीज अगर फुलफिल हो रही है तो आप कहते हो हाँ जी फूड भी अच्छा है और मेरे बजट में फुलफिल हो रही है, तो आप डिसीजन ले लेते हो। सेम चीज आप कोई सेलफोन परचेज करने गए, आपने डिसाइड नहीं किया कौन सा लूं, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, लेकिन मन हुआ नहीं ऑफलाइन भी जाकर ट्राई करो, सामने देखेंगे कैसा है। आई बात समझ में? और आप ऑफलाइन देखने गए और आप परचेज करने गए तो आपने दिमाग में एक बजट बना रखा था कि इतने से इतना मुझे खर्चना। तो जब आप खरीदने जाते हो तो आपने कहा सेलफोन दिखाओ, तो वो कहते हैं जी कौन सा दिखाऊं। तो अगर आप श्योर छोटे तो मुझे यही मॉडल देखना है, तो आप बताते हो मुझे ये मॉडल देखना है, फिर शॉपकीपर बताता है उसके बाद है या नहीं है तो दिखा देगा, नहीं है तो मना कर देगा। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? और अगर नहीं डिसाइड होता कि कौन सा खरीदे तो फिर आपको आपका क्या पूछता है कि आपका बजट क्या है, और फिर आपको एक बजट, आप बजट बता दो जी हाँ जी 15 से 20 हजार है, 20 से 30 हजार या 30 से 50 हजार या आई कैन स्पेंड इवन 60,000। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको स्मार्टफोन सिखाता है। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? तो ये बजट बहुत कुछ चीजें डिसाइड करवाता है। जब एक सिर्फ एक सिंगल फैमिली की बात आती है, जब हम पूरे कंट्री की बात करेंगे तो यहां पर पता नहीं कितने करोड़ तो फैमिली। आई बात समझ में? कितनी करोड़ फैमिलीज हैं यहां पर मालूम ही नहीं। तो इतनी सारी फैमिलीज पे बजट को डिसाइड करना कोई मजाक नहीं है। आई बात समझ में? भाई आप कोई भी गवर्नमेंट आपको सर्टिफाई नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती चाहे वो जितना मर्जी अच्छा। आई बात समझ में? क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट किसी के लिए अच्छा करना जाएगी तो दूसरा सेक्शन नाराज हो जाएगा, दूसरे के लिए करेगी तो तीसरा सेक्शन नाराज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्हें काम तो करना है और जिसको सबसे ज्यादा नीड है उसके लिए काम सबसे पहले करेंगे वो। आज आप देखो सबसे ज्यादा नीड किसको है, जिसे हम कहते हैं हाँ, जिसकी इनकम जो है लोअर लेवल पे, जिनकी इनकम लोअर लेवल है। देखो हम ये कहें मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, ये क्लास वर्ड ना ये गलत वर्ड है। कि हम बोले लिटरली कि ये हाई क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये क्लास क्या क्लास, लो क्लास किसने डिसाइड करी ये क्लास। हाँ, अगर आपको यहाँ पर ये बोलना है डिसाइड करना तो आप बोलो जिनका इनकम लेवल लो है। जहां आप क्लास की बात करते हो ना जी हम तो हाई क्लास है, हम तो मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं, हम तो मिडिल अपर क्लास है, हम मिडिल लोअर क्लास है, या लाइक वाई कॉम या लोअर क्लास, ये बहुत गलत कैटेगराइजेशन, बहुत ही गलत कैटेगराइजेशन। इसका बेटर तरीका ये है कि आप ये बोलो ऐसे लोग जिनकी इनकम लो है, उसमें बात बुरी नहीं लगती। आई बात समझ में? क्लियर है चीज?
भाई जिनके इनकम लेवल लो है उनके लिए गवर्नमेंट सबसे ज्यादा काम कर रही है, सच्चाई और सबसे ज्यादा जरूरी उनको आई बात समझ में। और ऐसे में जो मिडिल क्लास है क्या बोलता है कि हम ही मरते हैं हमेशा। क्लियर? वो कहते हैं भाई जो हायर क्लास है उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ना है, और लोअर वो तो आदी हो चुके हैं, तीसरा मिडिल क्लास है ये, लेकिन उनकी खुद की सोच है, सच नहीं है। पर आप एक चीज सोचकर देखो, आप जो लोअर क्लास की बात कर रहे हो, जिसे मैं लोअर क्लास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको रिकॉग्नाइज करते हो, मैं लोअर क्लास बोलना नहीं चाहता। जो लोअर इनकम लेवल ग्रुप में है उनके लिए समस्या तो आपसे बहुत बढ़ गई। आप तो फिर भी वो चीज अफोर्ड कर पा रहे हो, महंगाई बढ़ गई तो उनको खाने पीने की चीजें प्रॉपर नहीं मिली, तो दिक्कत किसके लिए ज्यादा है, आपके लिए जो आप खा पी ढंग से रहे हो, या उनके लिए जो खाने पीने का 2 टाइम का खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा, किसके लिए ज्यादा है? तो अपने अपने लेवल पे सोचता है इंसान को, अरे फर्क नहीं पड़ता, कैसे फर्क नहीं पड़ता यार, क्यों फर्क नहीं पड़ता उनको, आदी हो चुके हैं। ये कहना कोई तरीका हो गया? आदी हो चुके, तो ऐसे हम भी वो भी कहेंगे तुम भी आदी हो चुके हो, इस चीज के आदी हो जाओ। मतलब अगर मैं बार बार कहता हूं, अगर मन में करुणा नहीं है तो हम इंसान नहीं है। अगर मन में आपके करुणा नहीं है तो हम इंसान नहीं है। इंसान किस चीज के करता है? तो इसीलिए ये कहना बहुत बकवास की, आपने सुना होगा बहुत बार, हमने बोला है सर। लेकिन हाँ, वापस आते हैं कंसेप्ट पे कि अलग अलग इनकम लेवल ग्रुप हैं तो सबके लिए अलग अलग, हर किसी अपना अलग, कुछ क्या बजट ये होता है कि हाँ जी वी विल बाय BMW कार, कोई कहता है नहीं जी BMW कार का बजट मेरा नहीं है, आई विल बाय मीडियम क्लास लग्जरी कार। ठीक है, एक सेडान कार में ले लूंगा या कुछ ले लूंगा, और मीडियम क्लास लग्जरी कार, ऑब्वियसली एक मीडियम क्लास लग्जरी कार की हम बात करें तो हम किसका नाम लेंगे? अगर हम मीडियम क्लास लग्जरी कार की बात करें, मीडियम क्लास की लग्जरी कार जो क्रेटा, सियाज, ठीक है, मारुति में सियाज है, वो मीडियम क्लास की लग्जरी कार है, ठीक है। रेंज वो मीडियम क्लास की लग्जरी कार नहीं है सर, ठीक है, वो हाँ सेल्टोस कह सकते हो आप, मीडियम क्लास की लग्जरी कार है। सर एक चीज प्लीज सुनो, देखो आदी होना वो लोगों की गलती है, गवर्नमेंट की गलती नहीं है। गवर्नमेंट ने आज बिना कहे सब्सिडी हटा दी, गवर्नमेंट ने आज बिना कहे सब्सिडी, आज आप सुनो, अगर आपने नया कुछ सुना हो तो हमारे जो सीएम है केजरीवाल जी, उन्होंने क्या बोला है कि भाई अब से सब्सिडी उन्हीं को मिलेगी जो ऑप्ट करेंगे सब्सिडी के लिए। अब वो मांगने का मतलब क्या है, उसकी कंडीशन भी कुछ नहीं पता, क्यों नहीं मांगेंगे? अगर आप सब्सिडी की बात कर रहे हो, सब्सिडी का मतलब क्या है? सर आप एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है आप नहीं लोगे मैं नहीं लूंगा, समझ में आ गई बात, या कोई और नहीं लेगा? लेकिन अगर कोई मांग रहा है तो वो भी गलत क्या है? अगर उसने मांगा कि वो अफोर्ड कर सकता है और वो मांग रहा है, उसके इनकम इतने लेवल अच्छे हैं, ऑब्वियसली जिसका नहीं है उसके बिजली के उससे एक्सपेंस बचने से उसका एक बजट हेल्दी हो जाता है। किसी के लिए भाई वो 800,000 मायने रखते हैं, तो किसी के लिए वो 800,000 बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जो कमा के 10-12 हजार रुपए लेकर आते हैं तो उनके लिए 800,000 की वैल्यू बहुत है, उनकी एक दिन से ज्यादा की कमाई है 800,000 रुपए। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? तो कहने का मतलब क्या है, तो चैप्टर तो पढ़ना ही है, लेकिन जब तक चैप्टर टॉपिक की सेंसिटिविटी क्या है, ये एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट रखता है क्यों है? क्योंकि जिसकी नॉलेज हमें एग्जाम और कोई भी चीज हमारे जो कोर्स में है ना, वो बेकार नहीं है। आप इसको समझना, लगभग कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑब्सोलीट हो चुकी है और फिर भी कराया जा रहा है, वो बेकार है। जो आज प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं हो रही वो बेकार है। इकोनॉमिक्स तो प्योर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है।
आई बात समझ में? क्लियर है चीज? तो कहने का मतलब बेसिकली क्या है, हमें ये समझ में आया कि ये जो बजट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और लास्ट में हमने ये कहा था कि बजट का मतलब क्या भाई, एक एबिलिटी लेवल डिसाइड करना कि किसकी क्या एबिलिटी है। क्लियर है चीज? और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हर कोई अच्छा करना चाहेगा। आप देखो जो लो इनकम लेवल ग्रुप पे हैं, ठीक है, उसमें भी अगर कुछ लोग कूलर ले लेते हैं, उसमें कुछ लोगों की कंडीशन थोड़ी अच्छी होती है तो वो भी एसी परचेज करते हैं। आजकल एसी इज कॉमन, एसी इज नॉट लग्जरी। लेकिन ये किस लिए मेजोरिटी में, थोड़ा बात हम कहाँ बात कर सकते हैं, ये सिटीज में। रूरल एरिया में जाके आप ये बात बोलोगे तो आप वहां भी देखोगे, रूरल एरिया में जाकर भी क्या लगे हुए हैं, आज एसी लगे हुए हैं। वहां भी एसी लगना स्टार्ट हो गए हैं। आई बात समझ में? बजट हमसे नहीं लेती, बजट तो खुद बनाएगी वो। रेवेन्यू जो आपसे वो लेती है अलग अलग फॉर्म में, अभी देखेंगे हम कोई चैप्टर के अंदर कि किस किस फॉर्म में गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, कहाँ कहाँ उसको पैसा आता है, वो पूरा हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ऑब्वियसली देख बेटा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बजटेड इज एस्टिमेटेड नॉट एक्चुअल। आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हो, जैसे आपने घर के बिजली के बारे में कह रहे हो कि हाँ जी हम इतना यहाँ खर्चेंगे इतना यहाँ खर्चेंगे, लेकिन एक्चुअल में वैसा थोड़ी ना होता है, चीजें चेंज हो जाती हैं। बस चला आप स्मार्टफोन लेने का 20 से 25 हजार का छोड़ सोच के ले आया 30 हजार का, आपको अच्छा लगा, मैं खर्चूंगा। एक बार ही लेना है, दिमाग में सोच होती है एक बार लेना, वापस थोड़ी ना लेना होता है। थोड़ा अच्छा ले ले, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बजट बढ़ा देते हो आप। कई बार सोच के जा जाते हो, कहते नहीं यार इससे ज्यादा नहीं, मजा नहीं आया इस वाले में, तो कम वाले में सुखी हूँ, मैं तो यही ले लूंगा। ऐसा भी होता है। तो भाई एस्टिमेटेड अलग है और एक्चुअल अलग है, ठीक है। लेकिन बजट में देखो बात वही हो रही है, दो ही चीजों की, इनकम और एक्सपेंसेस की, कि कहां कहां से आपका एस्टिमेटेड इनकम आ रही है, कहां कहां उसका खर्चा कर रहे हो। दैट्स इट, ये बात डिसाइड कर। आई बात समझ में? क्या वो सब करेंगे बात अभी हम। भाई रेवेन्यू कितना किससे आ रहा है, डेफिसिट है तो बोरोइंग है, सब चीजें देखेंगे अभी। ऑब्वियसली पड़ेगा। इकोनॉमी में आप सोचो, एक पर्सन है वो बोरो कर रहा है, वो लोन ले रहा है, तो लोन करेगा तो फिर बर्डन आ गया ना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करने का। देखो अगर आप लोन ले रहे हो और आपको लगता है कि वो आप इंटरेस्ट इजीली पे कर दोगे, आप उसकी ईएमआई जो है वो आप इजीली पे कर दोगे, तो आप लोन लोन लेना बुरा नहीं है, बिना लोन के काम चलते भी नहीं है। अगर आप ये बोलो बिना लोन के काम चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। रिया वैभव आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर आ रही है। प्रॉपर आ रही है बेटा? प्रॉपर आ रही है? यस सर। यस सर। चलो, तो बेसिकली बेटा अब अगर बिना लोन के तो बात बनेगी भी नहीं, चाहे वो एक पर्सन हो, फैमिली हो, या फिर आप पूरी इकोनॉमी की बात करो। बहुत सारी फैमिली रहती है जो जिनको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, लेकिन उससे भी बहुत सारी ऐसी है जिनका लोन बिना काम चलता है। काम चल जाएगा, लेकिन वो चलता क्यों नहीं? क्योंकि देखो हर कोई कंफर्ट लाइफ चाहता है। जितना वो कंफर्टेबल लाइफ कर बना सकता है अपनी, उतना वो कंफर्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश करता है, बात सच्चाई है। और आज पहले जो लोन की बात होती थी वो इसलिए होती थी इन्वेस्टमेंट के लिए। आज लोग लोन लेते कंजम्पशन पर्पस के। हाँ जी, लोन लिया, किस लिए लोन लिया? फोन लेना,
क्या फोन ईएमआई हमारे को लोन तो है। आज आपने कहा रेफ्रिजरेटर लेना है, वो आपने लोन पे ले लिया। आज आपने कहा जी आपको लैपटॉप लेना है, आपने वो लोन पे ले लिया। आज आपने कहा जी जैसे आपको कार लेनी है, आपने वो लोन पे ले ली। आपको बाइक लेनी है, आपने वो लोन पे ले ली। ऐसी कोई चीज तो हो जिसपे लोन ना हो। ऑब्वियसली बहुत कम की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ठीक ठाक है उनके ऊपर है। सर इस पे भी है, आप जाओ अच्छी जगह पे, बिल्कुल आप अच्छी जगह और अच्छी जगह जाओ। आप वहां किसी एक शोरूम में जाओ प्रॉपर, जो पर्टिकुलर इसके लिए बना है, वहां जाकर कार्ड स्वाइप करो, आपको प्रॉपर वहां पर ही स्कीम मिल जाएगी। सर हम दे रहे हैं आपको ये यार। नहीं इतना सस्ता होगा नहीं ना, इतना सस्ता होगा नहीं ना। आई बात समझे, इतना इतना सस्ता लोन तो कोई देता भी नहीं 750 वाला। हाँ ये आपको मिल सकता है दूसरे मोड से। फॉर एग्जाम्पल क्या, आपके पास एक महीने का मतलब एक महीने नहीं अप टू 30 डेज का हो जाता है। आज वॉलेट्स ने देना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो पेटीएम हो या अमेज़न पे लेटर हो, फ्लिपकार्ट पे लेटर हो। आई बात समझिए, पे लेटर का मतलब क्या हो गया, यहाँ आपको क्या मिल जाता है, एक महीने की एक्सटेंशन अप टू 30 डेज कि लेट्स से। कितनी बार ऐसा होता है कि पेटीएम से जब मैं पेमेंट कर रहा होता हूँ, मतलब 1-2 महीने खास ऐसा होता है कि जनरली जहाँ पेटीएम पे यूपीआई डालना पड़ता है, तो उसको बार बार करने में टाइम लगता है। तो उससे बढ़िया मैं करता हूँ कि पोस्टपेड को मैंने डिफॉल्ट बनाया हुआ है और पेमेंट की, और फिर इकट्ठा बैठा एट द एंड ऑफ या 2 दिन या 4 दिन 5 दिन का कितना हो गया, फिर एक बार यूपीआई पेमेंट से उसकी पेमेंट कि हर बार वहां खड़ा होकर यूपीआई से पेमेंट करूंगा मैं, उसमें टाइम भी लगता है और कुछ भी नहीं। क्यों लगेगा, उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है ना वो 30 डेज तक के लिए। भाई हर महीने की 30, हर महीने के एट द एंड ऑफ द डे, हर महीने का एट द एंड ऑफ द डे जो है आपका बिल जनरेट होता है, जो आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तक पे करना होता है। तो क्यों लगेगा, अगर आप 7 तक पे नहीं कर रहे तो लेट पेमेंट चार्जेस हो पेटीएम के पास। जो मैंने पेमेंट की वो पेटीएम ने उनको दी ना, जैसे क्रेडिट कार्ड है, कार्ड आप स्वाइप करते हो तो पेमेंट आपके बैंक से उसको चली गई मर्चेंट को, और आप बाद में बैंक को पे करते हो। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, आपने पेमेंट की तो पेटीएम को चली गई किसको, मर्चेंट को। तो आप सिर्फ पेमेंट कर रहे हो तो पेटीएम को, और पेटीएम खुद नहीं कर रहा, उसके पीछे उसने क्या कहते हैं कोलैबोरेशन की हुई। आई बात समझ में क्लियर है, दूसरी फाइनेंसिंग कंपनी के साथ। ऐसे ही जो फ्लिपकार्ट है उसने किसके साथ रखा है, नहीं फ्लिपकार्ट ने करा हुआ बेटा आई से नाम था बैंक, आईडीएफसी। वो क्यों, मुझे इसलिए पता चला, मैंने वहां पर कैसे एक बार करके छोड़ दिया था, तो मैंने उससे कुछ लिया तो नहीं, लेकिन फोन आया आईडीएफसी से कि सर आपका ना ये लोन है अब मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है आपको, फ्लिपकार्ट ने ये किया। तो मुझे तो पता चला कि हाँ ये आईडीएफसी से कनेक्टेड है। तो ऐसे ही जो पेटीएम है वो पेटीएम खुद नहीं दे रहा, वो कोई थर्ड पार्टी है, उसके कोलैबोरेशन में आकर दोनों कोलैबोरेट करके नाम पेटीएम का चल रहा है, और वहां लिखा भी होता है कि इसके थ्रू आपको पेमेंट जो है वो हो। आई बात समझ में, नहीं चार्ज तब लगेगा जब आप 7 तारीख तक पे नहीं करोगे। अगर आपने 7 तारीख तक पे नहीं करा तो आपकी लेट फीस भी लगेगी, चार्जेस भी लगेंगे, सब होगा। सेम वो क्रेडिट कार्ड वाला कंसेप्ट है, बस यहाँ पर डेज कम है। क्रेडिट कार्ड में डेज अप टू 50 डेज है, यहाँ पर आपके डेज अप टू 30, बस फर्क है 30 लगा लो 35 या 37 इतना, सेम प्रोसेस है। बस यहाँ पर ये तो जनरली मैंने आपको इससे बताया कि अगर वो वहां पर यूज किया था, तो देखा पहले बहुत कम जगह यूज होता था, उस पर हर जगह यूज नहीं होता था पेटीएम, बहुत रेयर जगह भी यूज होता था। अब उसने सब पे कर दिया, चाहे वो टोल टैक्स कटने पे हो, आप ऑन द रोड हो टोल कट रहे हैं तो बार बार ऐड करना पड़ता था, तो अब अपने आप कट जाता है, दिक्कत ही नहीं होती। फास्टैग की जो पेमेंट है, टोल की जो पेमेंट फास्टैग से होती है, अपने पर दिक्कत ही नहीं होती। तो जब बाद में आता है जितना हो गया पेटीएम को ही फास्टैग को पेमेंट चली। फास्टैग पे क्या है, टैग है सर, पेमेंट जो है वो गई है उस पर्टिकुलर टोल वाले पर्सन को, जिसका जो वहां पर टोल, उस टोल जिस ऑर्गेनाइजेशन का टोल है उसको पेमेंट कर दिया, वो पेटीएम ने कर दी, हम बाद में पेटीएम को करेंगे। आई बात समझ में क्लियर चीज, तो ये प्रोसेस है। तो वहां पर क्या है, हर बार आपको यूपीआई डालने की जरूरत नहीं है,
अपना यूपीआई पेमेंट करो, अपना पिन डालो, जनरेट करो, क्योंकि पेटीएम पोस्टपेड से क्या होता है एकदम वही पेमेंट हो जाती है इंस्टेंट, आपने डाला और पेमेंट हो गई, तो काफी टाइम सेव करना है, बेटर ये तो यूज कर लो। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या खाएगा? अरे सर, अगर आपके बैंक में पैसे नहीं हुए तो फास्टैग काम नहीं करेगा, सच्चाई है, ठीक है, लेकिन अगर बैंक में पैसा है तो काम करेगा ना, और अगर बैंक में पैसे नहीं हुए, पेमेंट नहीं हुई, तो वहां डबल पे करोगे फिर आप कहाँ पे? वो अलग से पेमेंट, डबल डबल पेमेंट होती है सर कैश में। अगर 100 रुपए का टोल टैक्स ऑनलाइन कटता है ना, जैसे फास्टैग के थ्रू, तो अगर फास्टैग नहीं लगवा तो आपसे 200 मिलेगा, 100% पेनल्टी है, 100% पेनल्टी है उसमें, ठीक है। अब ये पेनल्टी की बात नहीं है, पेनल्टी भी एक तरह की यही है जो गवर्नमेंट इससे भी कमाती है, इन पेनल्टी से भी गवर्नमेंट कमाती है, ये फाइन से भी गवर्नमेंट कमाती है। आज आप देखो कि ये चला, ये सारी चीजें करनी, फाइन हो गया, चलान हम माफ से कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? कभी आप देखते हो कि पुलिस वाले खड़े होते हैं, कभी बिल्कुल खड़े ही नहीं होते, कभी आप देखते हो मोबाइल चेकिंग हो जाती है, तो सब समझदार हैं क्या करने जा रहे हैं, चलान काट रहे हो, और ऐसी ऐसी जगह खड़े होंगे जिस टाइम आप सोचोगे नहीं, और वहां पर वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके जरूर गवर्नमेंट को जनरेट होता है। चलो जी, आज से लीगल कर दिया, मतलब क्रिप्टो करेंसी पे 28% जीएसटी, तो खत्म ही हो गई, इंडिया में तो काम का ही नहीं रहा। तो इन्होंने ये कर दिया ना कि ना चाहते भी क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में इतना वो नहीं चाहते थे, वो तो खत्म ही कर दिया एक तरीके से। अच्छी बात है, निकालना चाहिए, वो अच्छा है, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल लेवल पे हालात बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे, और लिटरली सिर्फ रशिया और यूक्रेन के नहीं, बहुत सारी कंट्री की बजट गिरे, इस वॉर ने सबको हिला दिया, पहले कोविड ने हिलाया, अब वॉर हिला रही है। जीएसटी सबको फायदा, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज, तो फायदा ये होता है कि आपने कहीं से कुछ खरीदा और पेमेंट जीएसटी पे किया, तो अगर आप कुछ बेच रहे हो तो आप उस जीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हो। लेट्स से आपने कहीं से कुछ खरीदा 100 रुपए का, उससे आपने 20 रुपए जीएसटी दे दी या 10 रुपए जीएसटी दे दी, और फिर आप किसी चीज को बेच रहे हो, तो आपने बेचा तो उस पर 20 रुपए जीएसटी आपने कलेक्ट किया जो आपको गवर्नमेंट को देना है, तो आप कहोगे मैं 20 रुपए नहीं दूंगा तुमको, 10 रुपए पहले दे चुका एडवांस में, अब इस 20 रुपए में से 10 रुपए मैंने को 10 रुपए तो पेमेंट करो, तो चीजें सस्ती हो जाती है। 59,000 लगे बिना बिल के दे रहा होगा वो, हाँ बिल के साथ इतने का, बिना बिल के इतने का, बिना बिल की वारंटी नहीं मिलती सर। बेटा जीएसटी का अधिकार गवर्नमेंट का है ना, आप ना सेलर का है ना बायर का है, जीएसटी तो गवर्नमेंट को ही जाएगा। सर आपको जीएसटी कंसेप्ट मालूम नहीं, देखो जीएसटी भी मैं पढ़ाऊंगा आपको 3rd चैप्टर में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वहां कुछ क्लियर है, 11th में आपको जीएसटी पढ़ाया गया होगा बकायदा, बट आप भूले बैठे हो, अकाउंट्स में जीएसटी वाले बहुत बताया होगा सर, लेकिन आप भूले बैठे, इधर देखो वो बताओ, खत्म करना है बिल्कुल, वो कर दिया खत्म।
चलो कोई बात नहीं। हाँ नहीं, तो एक चीज, अब कुछ बातें इधर देखने वाली है जो इसमें कीवर्ड है इसके मीनिंग में, कि गवर्नमेंट बजट क्या है भाई, एक एनुअल स्टेटमेंट है, हर साल बनती है। ये कीवर्ड है जो आप अपने मीनिंग में यूज करोगे, बाकी आप जैसे मर्जी इंग्लिश जो आप यूज करना कर सकते हो, लेकिन कुछ कीवर्ड आपको यूज करना है। इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। तो पहली चीज क्या है, वो एनुअल स्टेटमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट करती है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेटेड। मैंने कहा ना एस्टिमेट शो करता है, एक्चुअल शो नहीं करता। तो एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली एनुअल है, तो ड्यूरिंग अ ईयर की बात होगी, और वो ईयर क्या होता है, फिस्कल ईयर। और फिस्कल ईयर को हम बजट ईयर भी कहते हैं, फिस्कल ईयर को हम बजट ईयर भी कहते हैं, जो जनरली रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जनरली क्या रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। उससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ जी इंडिया का फिस्कल ईयर की ड्यूरेशन क्या हो, मतलब किस टाइम से कब तक अप्लाई होता है। तो बजट ईयर बोले या फिस्कल ईयर बोले, बात एक ही है। देखो फिस्कल वर्ड हमेशा यूज होता है, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है ना, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी को बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। आई बात समझ में? तो बजट के अंदर बहुत सारी चीज होती है, सिर्फ ये नहीं, गवर्नमेंट बताती है उसको यहाँ से इतना पैसा मिलने की उम्मीद है, और उसको वो ऐसे ऐसे खर्चना चाहती है। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? और वो क्यों खर्चना जाती है, कैसे खर्चना जाती है, सब कुछ बजट में बताया जाता है। हर साल जो है बजट गवर्नमेंट अपना लेकर आती है, ठीक है। फरवरी में हर साल बजट आता है, ठीक है। और जो बजट आता है, जैसे आपकी बार 2022 में बजट आया, तो वो लेकिन आया है किसके लिए, 2023 के लिए, क्योंकि वो प्लान है। और आप किसी ईयर के लिए प्लानिंग जो करोगे एडवांस में करोगे, इस साल की प्लानिंग आपने पिछले साल एडवांस में करी। आई बात समझ में? इसीलिए वो अप्लाई लेट होता है। तो कुछ पॉइंट्स जो है नोटिसेबल में क्या है, वो देखने वाली बात है। क्या कि बजट में जो पेमेंट, मैंने आपको पहले कहा मेन चीज क्या है, पेमेंट्स जो है वो बजटेड, यानी देखो बजटेड वर्ड यूज हो या एस्टिमेटेड वर्ड यूज हो, दोनों बातें एक ही। बजटेड वर्ड यूज हो या एस्टिमेटेड वर्ड यूज हो, दोनों बातें एक ही। तो जो बजट है वो पेमेंट क्या होती है, एस्टिमेटेड होती है, एक्चुअल नहीं होती है। तो बजट जो है प्रिपेयर कौन करता है, गवर्नमेंट। अब देखो बेटा, गवर्नमेंट 3 लेवल पे होती है ना, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, म्युनिसिपल लेवल। एमसीडी, एमसीडी में गवर्नमेंट है, ठीक है। फिर आपके स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, फिर आपके सेंट्रल लेवल पे, तीनों लेवल पे बजट बनते हैं। तीनों लेवल, देखो बजट का मतलब है प्लान। तो तीनों लेवल पे वो प्लान बनाए जाते हैं कि वो कहां पर किस किस तरीके से खर्चा करेंगे अपनी एस्टिमेटेड रिसीट में। और कुछ बजट कुछ ऐसे भी है जो इनके अंदर नहीं आते, फॉर एग्जांपल रेलवे बजट। आई बात समझ में? रेलवे बजट अलग से बनता है, जो रेलवे बजट है वो अलग से बनता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है उसको कहते हैं यूनियन बजट। क्या कहते हैं बेटा? तो बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूनियन बजट कहलाता है, और हमें यहाँ पर यही पढ़ना है, हमें यूनियन बजट के बारे में पढ़ना है। यानी कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ना है, हमें यहाँ पर स्टेट लेवल या लोकल लेवल के बारे में नहीं पढ़ना। आई बात समझ में? और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इंडिया के अंदर एक सेपरेट बजट बना जाता है रेलवे डिपार्टमेंट के, ठीक है जी। यूनियन बजट से उसका लिंक नहीं होता, रेलवे डिपार्टमेंट का बजट अलग से। कोई डाउट? और ऑब्वियसली हम जानते हैं बजट को प्रेजेंट किया जाता है, बजट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट। और अभी मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, या फिर बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं या फिर बजटरी। देखो या तो बजटरी या फिस्कल, एक चीज के दोनों, बजटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है समझाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? पॉलिसी आप किसे कहते हैं? पॉलिसी आप किसे कहते हो? हाँ त्रिश, मालूम है? वंश, वैभव,
किया। सुनो ध्यान, पॉलिसी क्या होती है बेटा? जनरल गाइडलाइंस। क्या होती है पॉलिसी? के अंदर क्या आता है? आपको जनरल गाइडलाइन इश्यू करते हैं। जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल लेके समझा। एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, नो क्रेडिट पॉलिसी, कि हम उधार में सामान नहीं बेचेंगे, ये हमारी पॉलिसी। और कई बार आप कस्टमर केयर कहीं पर बात करते हो तो आप कोई चीज की डिमांड करते हो तो मना करते हैं, सर ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है या पॉलिसी के अंडर नहीं है। तो यहाँ वो पॉलिसी का मतलब क्या है? सर हमारी जो जनरल गाइडलाइन है, जो ये हमें फॉलो करनी है, हमें जो गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन का मतलब वो गाइड करना, क्या वो काम कैसे करना है। तो हमारी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही जो पॉलिसी है, पॉलिसी का मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ गाइडलाइन इश्यू करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, अब वो काम चाहे रोड्स बनाने के लिए हो, रोड बनाने की पॉलिसी हो, स्कूल बनाने की पॉलिसी हो, या कोविड वैक्सीन के लिए पॉलिसी हो, कोई भी। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? कोई डाउट? तो इसमें मेन बात क्या है जो ध्यान रखने वाली है कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल बजट है, एनुअल स्टेटमेंट है, ईयरली बेस पे बनती है। और वो ईयर, ये हम क्या कहते हैं, बजट ईयर, फिस्कल ईयर भी कहते हैं, तो फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। और इसमें आता क्या है? इसमें एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हम शो करते हैं। एक एनुअल स्टेटमेंट है, तो एक एनुअल स्टेटमेंट क्या शो करती है? एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, या बजटेड रिसीट या बजटेड एक्सपेंडिचर। आप एस्टिमेटेड और बजटेड दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? ड्यूरिंग अ ईयर, और जनरली फिस्कल ईयर रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है जी। फिर हमने कहा बजट जो है, अभी आपको कहा वो बजटेड यानी एस्टिमेटेड एक्चुअल नहीं है, मेन बात। फिर हमने कहा गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट है, तो सारे लेवल पर बजट बनते हैं, रेगुलर लेवल से बनता है। सेंटर जब बनाती है उसे बजट कहते हैं, और हमें उसी के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर जो पॉलिसी बनती है उसे बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट? सर आवाज आपकी थोड़ी सी खराब आ रही है। एक मिनट बेटा, कब से आ रही है खराब? सर 1-2 मिनट से। अब आ रही है बेटा? सर अभी तो आ रही है। चलो ठीक। हाँ बेटा, क्या डाउट था आपका? पेनल्टी एस्टिमेटेड का एस्टिमेट करना थोड़ा सा वो है भाई, मतलब हाँ जी, ये पिछले साल हमें इतनी पेनल्टी मिली थी, इतने साल में इतनी मिलने की उम्मीद है। ये तो थोड़ा सा बेकार सी बात हो गई। लेकिन हाँ, जो चीजें हैं, पिछले साल हमें रेलवे से इतना वो मिला, रिसीव मिली थी, तो इस साल हमें इतने मिलने की उम्मीद है, तो ये आप कर सकते हैं। ये तो फिर पेनल्टी में तो फिर ऐसा होता है जितना आप लगाना चाहो, क्योंकि यहाँ पर फाइन, जो लॉ ब्रेक करते हैं वो लॉ को ब्रेक करने में शान समझते हैं अपन। ठीक है, वो लिटरली ये ट्रेंड हमारे इंडिया में, कानून को फॉलो करना, तो क्या कानून को तोड़ना, ये हमारी शान। पता नहीं क्या घटिया सोच लोग, लेकिन है ऐसा। मैंने कभी रूल तोड़ा है? रूल पर हाँ, बेशक से जब स्कूल लेवल पे पास होकर गए थे हमने, मैंने भी विदाउट हेलमेट बाइक चलाई है। तो विदाउट हेलमेट चलाई है, वहां पता था फ्रूट में पुलिस वाले नहीं मिलेंगे, तो एक बार मिल गए, तो बस रिक्वेस्ट की तो उन्होंने छोड़ दिया। कुछ अच्छे भी होता है कि आगे से ध्यान रखेंगे। अरे सर ये तो बिल्कुल सेम आपने मेरा केस दिया। नहीं, लाइसेंस तो था मेरे पास, लाइसेंस था मेरे पास, लेकिन हेलमेट नहीं था उसका। बेटा यूनियन का देखो, परसेंट क्या होता है कि ये बात क्लियर है
आप देखो भाई, जो जीएफटी करता है वो सेंटर, जब आप देखते होगे तो सीजीएफटी अलग से लिखा होता है, एफजीएफटी अलग से लिखा होता है, और यूनियन टेरिटरी है तो यूजीएफटी अलग से लिखा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बेसिकली क्या है, आईजीएफटी तो बेटा जनरली वहां पर होता है जहां पर सेंटर और स्टेट में डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर इंटीग्रेट कहते हैं। भाई सेंटर ऑफ स्टेट का हो गया, और कहीं पर हमने कहा भाई जो यूनियन टेरिटरी अगर कहीं और के लिए वहां पर इंटीग्रेट पॉसिबल नहीं है, तो वहां इंटीग्रेट होता है, फिर वो इंटीग्रेट डिवाइड होता है। सेंट्रल डिवाइड, जो सेंटर और स्टेट का अलग से वो तो डिवाइड होना ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही उनकी पेमेंट जानी है उनको। इंटीग्रेट में फिर डिवीजन होती है। अपने स्टेट गवर्नमेंट की रिसीट के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली आते हैं। हाँ बेटा कुछ इसीलिए तो हर जगह आपको दोनों तरह के टैक्स मिलते हैं, सेंटर को भी आप दे रहे होते हो और स्टेट को भी दे रहे होते हो, कि गवर्नमेंट को तो दोनों को चलाना है ना, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी जा रहा होता है मतलब, और सेंटर भी और स्टेट भी दोनों को जाता है जीएसटी। आप देखो किसी एक को नहीं जाता। हाँ बेटा देखो, यूनियन टेरिटरी की जनरली हम बात कर देते हैं, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी होती हैं जैसे जो स्टेट ओन है, मतलब इसको स्टेट का दर्जा नहीं मिला हुआ लेकिन गवर्नमेंट तो बनी हुई है ना, तो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट को जाएगा तो सही, तो फिर क्या बोलोगे आप, स्टेट गवर्नमेंट की तो बात करोगे। एफजीएफटी का मतलब क्या है, सीजीएफटी का मतलब क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एफजीएफटी का मतलब क्या है, स्टेट। अब तो स्टेट सर यहाँ गवर्नमेंट है ना, आप एक चीज देखो, जब यहाँ पर गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, कुछ अगर यूनियन टेरिटरी ऐसी है, काफी यूनियन टेरिटरी पे गवर्नमेंट है, और जहां पर गवर्नमेंट नहीं है उसमें सेंटर के अंडर है। आई बात समझ में, क्लियर है चीज। और फॉर एग्जाम्पल कोई पता नहीं अभी, जैसे एमपीडी को उन्होंने मर्ज कर दिया, नहीं कर दिया, आगे कुछ नहीं पता सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट अब तो काफी सारा कंट्रोल आ गया उस पर, सिर्फ पुलिस नहीं। अब तो अगर मतलब दिल्ली में कुछ भी करना है, एलजी की परमिशन बिना नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ एक तरीके से पावर उनके हाथ में। आई बात समझ में, मतलब आप कुछ काम करना चाहते करो, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एलजी से। अगर एलजी की परमिशन आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ दिल्ली में काम नहीं होगा, नहीं रहेगी, ज्यादातर पावर एलजी के हाथ में। इसीलिए आप देखो ना, कुछ भी करना होता है, या आप कोविड के सिनारियो कुछ भी देखो, तो एलजी के साथ मीटिंग होती है, वो डिसाइड करते हैं कि हाँ जी हमें यहाँ पर ये करना है, हमें ऑफ करना है, तो हम कहते हैं मीटिंग करेंगे, सामने रखेंगे, और फिर जब वो अप्रूव करते हैं तो कहते हैं हाँ जी ये करो। आई बात समझ में, तो इस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है इस टाइम। तो कुछ नहीं बोलूंगा, आगे क्या हो वो तो देखने वाली बात है। तो इस तरीके से देखो, हर किसी को सेम एक स्टेट है, उस सेम स्टेट से सेंटर को भी पैसा जाता है और स्टेट को भी जाता है, दोनों को जाता है। अगर सिर्फ स्टेट को जाएगा, सेंटर को जाएगा, तो सेंटर गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी, और सिर्फ सेंटर को जाएगा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। तो दोनों को पैसा तो चाहिए अपने स्टेट को चलाने के लिए और उसको पूरे नेशन को चलाने के लिए, इसलिए वो सारे स्टेट से पैसे लेती है कि उस सारे स्टेट के लिए काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्टेट के लिए काम कर रही है तो सिर्फ उसके स्टेट से पैसा मिलेगा। सेंटर तो सारे स्टेट से लेगी, और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उसी स्टेट से मिलेगी। दिल्ली का फिर दिल्ली से मिलेगा, महाराष्ट्र को फिर महाराष्ट्र वाला मिलेगा, महाराष्ट्र वाले को दिल्ली का नहीं मिलेगा, दिल्ली वाले को महाराष्ट्र का नहीं मिलेगा। आई बात समझ में, क्लियर है चीज। और ये इंटीग्रेटेड जो होता है, दिल्ली से महाराष्ट्र में कोई डील हुई तो ये हो गई सर इंटीग्रेटेड। हाँ, और वो उसको डिवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट कि हाँ भाई महाराष्ट्र वाले तो अपना रख, ये दिल्ली वाले तो अपना रख। आई बात समझ में, ये होता है इंटीग्रेटेड। वेट करना, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सबसे पहले,
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। बेटा एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि बांटना रिसोर्सेज, रीएलोकेट मतलब भाई रिसोर्सेज जो है बार बार आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हुए देखने पड़ेंगे, किस सेक्टर को कितना ज्यादा हमें स्पेंड करने की जरूरत है, हेल्थ में कितना स्पेंड करने की जरूरत है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना स्पेंड करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर में किसानों के लिए कितना खर्चने की जरूरत है। आई बात समझ में? ठीक है, तो हर एक लेवल पे डिसाइड करना पड़ता है। जैसे आप देखो हेल्थ में जो खर्च रहे थे वो खर्च रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों पे हेल्थ पे एक्सपेंडिचर काफी बढ़े हैं ड्यू टू कोविड, तो पूरा एक बजट ही चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया। आई बात समझ में? तो हर साल या कुछ टाइम में कुछ ना कुछ चेंज होता है। आपने अभी रोड पे खर्चा करा, आपने ये प्लान पास किया कि हाँ जी अब ये बेटर रोड बनने चाहिए। आप देखो लिटरली रोड्स पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोड्स पे बहुत काम हो रहा है, कितने प्लान पास आउट, कितने प्लान और पास हो जा रहे हैं, ठीक है, प्लान को लॉन्च किया जा रहा है, कितने प्लान लॉन्च हो चुके हैं, लॉन्च हो रहे हैं, उन पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? अब कुछ टाइम के अंदर दिल्ली से मुंबई का जो कनेक्टिंग हाईवे है वो रेडी हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे ही वो रेडी हुआ तो दिल्ली टू मुंबई जो डिस्टेंस है वाया रोड, वो मतलब पता नहीं कितना, शायद 16 to 18 इतना होगा, शायद इतना रह जाएगा वाया हाईवे। अब वो हाईवे बनने से क्या होगा? देखो उस हाईवे के बनने से एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी, आगे देखना। उस पर देखो कितनी सारी बसेस चल पड़ेंगी, बहुत सारी बसेस चल पड़ेंगी, ये बात सच है। प्राइवेट व्हीकल टैक्सी का वो बढ़ जाएगा कि हाँ जी अब कितने लोग बस में जा रहे हैं, ट्रेन में टिकट नहीं मिली तो क्या हुआ, फ्लाइट में नहीं मिली तो क्या हुआ, चलो जी बस से चलते हैं। आई बात समझ में? पर ऐसा गलत फहमी में जी रहे हो आप सर। हर कोई फ्लाइट में ट्रैवल करता है क्या? तो फिर आप अपनी बात कर रहे हो, मास की बात करो सर। अगर आज आप बस की भी बात कर रहे हो ना सर, तो आप तो एक अच्छी बस में जाना चाहोगे, हर कोई अपने बजट के अकॉर्डिंग जाएगा, बजट पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई कहेगा जी मैं तो बस में जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा किसकी? नहीं, वोल्वो तो छोड़ो, वो कहेंगे भाई जनरली हम जाएंगे जो गवर्नमेंट की बसेज है उसमें। आई बात समझो? गवर्नमेंट में कुछ एसी वाली बसेज होती है, कुछ विदाउट एसी भी होती है, और जो विदाउट एसी वाली होती है उनकी हालत इतनी अल्टीमेट होती है आप सोच भी नहीं सकते। एक बार आना हुआ था उसमें मजबूरी में, लिटरली हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पर डीटीसी और ये वाली तो फिर भी ठीक है, जो हाँ जो रोडवेज की बसेज होती है, मैं रोडवेज की बस की बात कर रहा हूँ सर। मैं पहले भी ट्रैवल किया था, अभी हरिद्वार में 2012 के आसपास कुंभ लगा था, 2008 में, सॉरी 2020 में, 2008 में। तो वहां पे जब गए थे तो यहाँ पे तो वोल्वो में चले गए थे रात को, और भीड़ इतनी थी वहां से हमें बस मिल के ना दे। उस टाइम भाई 12th पास की थी मैंने, मतलब फर्स्ट या सेकंड ईयर में होऊंगा मैं भी, और फ्रेंड वगैरह थे, और एकदम भी प्रोग्राम बना था और एकदम से हम वैसे निकल गए थे कि वहां भी आके देखा वहां, और वहां से वापस आए तो कोई बस ना मिले, अब रोड से आना पड़ा। भयंकर गर्मी, जून का महीना में या जून तक चल रहा था। और फिर पता है कैसे टाइम पास हुआ है, वहां से वहां तक आने में क्या हालत हुई है। जैसे ही दिल्ली दिखी, उस टाइम दिलशाद गार्डन ही पहला स्टेशन होता था, जैसे दिलशाद गार्डन दिखा मैंने कहा उतर ले, अपने फ्रेंड थे, दिलशाद गार्डन में उतर गया और पकड़ी मेट्रो, और फिर अपने शास्त्र नगर आए। अब वहां पे जाकर फिर करेंगे, इतनी हिम्मत भी नहीं थी। तो हर किसी का अपना अपना है, और कितने लोग देखो करते हैं ट्रैवल। तो ऐसा नहीं है सर, आप ये नहीं कह सकते सब कोई बस में नहीं जाता या कोई उसमें नहीं जा सकते, ये सब मिथ्स हैं। आप ये देखो कि कोविड सिनेरियो में ऐसा हुआ, लोग कैसे कैसे लद लद के अपने वहां पहुंचे हैं, अपने गाँव में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अगर ये बात करें आपके सामने जो नहीं हो रहा वो सच्चाई है, नहीं ऐसा होगा ना, रियलिटी बहुत अलग है जी। तो एलोकेशन और रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से खर्च किया जाता है, रिसोर्सेज को बांटना पड़ता है।
ये होता है बजट का, जिसको ज्यादा जरूरत है वहां पर पहले लगाओ, जिसको कम है वहां पर बाद में खर्चो, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। आई बात समझ में? चलो इसके आगे हम इसे कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आज क्या है, ट्यूसडे, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास थर्सडे 5 बजे। ठीक है जी, होपफुली।